22 सितंबर 2022 के दिन उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जिले से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर भोगपुर स्थित चीला नहर में कुछ लोग सुबह घूमने के लिए जाते हैं। तो लोग देखते हैं कि नहर में एक लाश तैर रही है। तो वो लोग तुरंत उस लाश को देखते हैं और ऋषिकेश पुलिस को तुरंत सूचना देते हैं। तो ऋषिकेश पुलिस तुरंत उस नहर के पास आती है और उस नहर में से लाश निकालती है। पुलिस देखती है कि ये लाश लड़की की है जो एक पॉलीथीन में बंधी हुई है। पुलिस जैसे ही पॉलीथीन को खोलती हैं तो लाश फूल चुकी थी, साथ ही उस लाश का चेहरा समझ में नहीं आ रहा होता है। लेकिन पुलिस आंकड़ा लगाती है और बताती है कि ये लाश जिसकी उम्र लगभग 18 से 20 साल के बीच में है। फिर पुलिस उन आदमियों से पूछताछ करती है जिन्होंने उस लाश को नहर में तैरते हुए देखा था। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग सुबह नहर के पास टहलने के लिए आए थे तो हमें इन लाश तैरती हुई दिखाई देती है। तो हम तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं। साथ ही पुलिस पूछती है कि तुमने आसपास किसी भी अनजान आदमी को देखा था किसी गाड़ी या किसी बड़ी वाहन के साथ। तो वो लोग कहते हैं कि हमने यहाँ पर किसी को नहीं देखा, बल्कि जब हम आए थे तो यहाँ पर हमको कोई भी दिखाई नहीं दिया था। फिर पुलिस तुरंत उस लड़की की कुछ फोटो निकालती है और फिर पुलिस उस लड़की की लाश को ऋषिकेश हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और लड़की का पोस्टमार्टम होता है। साथ ही पुलिस उस लड़की की तस्वीर को हर आसपास पुलिस स्थानों में भेज देते हैं, जिससे पुलिस को पता चल सके कि लड़की की किसी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है या नहीं। तो पुलिस को एक गुमशुदगी की रिपोर्ट मिल जाती है जिसमें एक 40 से 45 साल का विनोद भंडारी जो अपनी 19 साल की लड़की अंकिता भंडारी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फिर ऋषिकेश थाने की पुलिस विनोद भंडारी और उसके परिवार वालों को ऋषिकेश सरकारी अस्पताल पोस्टमार्टम हाउस बुलाते हैं, जहां पर विनोद भंडारी और उसका बेटा अपनी बेटी को पहचान जाता है। वो कहता है कि ये मेरी बेटी अंकिता भंडारी है। फिर पुलिस इस केस की तहकीकात करती है और इससे जुड़ी कई गहराइयों को छानबीन करती है, लेकिन पुलिस के सामने एक बड़ी गुत्थी समझ में नहीं आती है कि आखिर इस लड़की की हत्या क्यों की गई है और इसे नदी में क्यों फेंका गया है। साथ ही फिर पुलिस विनोद भंडारी अंकिता भंडारी के पिता से पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी कब लापता हो गई थी, कब से घर पर नहीं आई है। तो यहाँ पर विनोद भंडारी अपनी बेटी की जानकारी पुलिस को देता है और कहता है कि 7 सितंबर को मैंने अपनी बेटी को कॉल लगाया था, तो मेरी आखिरी बार 7 सितंबर को ही बात हुई थी। उसके बाद मैंने अगले दिन अपनी बेटी को 8 सितंबर को कॉल लगाया, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। लेकिन मैं उसको लगातार कॉल करता रहा, लेकिन अंकिता भंडारी ने मेरा कोई कॉल नहीं उठाया, साथ ही उसका फ़ोन बंद आ रहा था। लगातार हमने 2 दिनों तक ट्राई किया, लेकिन अंकिता भंडारी का फ़ोन बंद आ रहा था। उसके बाद हमने ऋषिकेश थाने में तुरंत अपनी बेटी अंकिता भंडारी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया था। साथ ही हम इससे पहले जिस रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी काम कर रही थी उसी रिजॉर्ट में हम जाते हैं, जो ऋषिकेश के पास बनंतरा रिजॉर्ट है। उसमें मेरी बेटी अंकिता रिसेप्शन पर काम कर रही थी। उसने 28 अगस्त 2022 को वहां पर ज्वाइनिंग की थी। उसके बाद वहां पर वो खुश थी और काम कर रही थी। साथ ही हमने रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य से पूछताछ की और कहा कि हमारी बेटी कहाँ है। तो पुलकित आर्य जो रिजॉर्ट का मालिक होता है वो कहता है कि तुम्हारी बेटी 8 सितंबर को यहाँ से चली गई थी और हमें पता नहीं है कि उसने ये नौकरी क्यों छोड़ दी। रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य की ये बात सुनकर हमको कुछ अजीब लगता है और हम तुरंत रिजॉर्ट के अंदर जाते हैं और जिस रूम में अंकिता भंडारी ठहरी थी 106 रूम में हम जाते हैं और उस रूम में देखते हैं तो हमें वहां पर अंकिता भंडारी का कोई सामान नहीं मिलता है। रिजॉर्ट से वापस आने के बाद हम तुरंत ऋषिकेश पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पर हम अपनी बेटी अंकिता भंडारी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और उसके बाद ऋषिकेश पुलिस इस केस को सख्ती से नहीं लेती है, बल्कि 3 दिन बर्बाद कर देती है, ना ही कोई सुराग मिलता है। इसके बाद लक्ष्मण झूला पुलिस थाने की पुलिस तुरंत बनंतरा रिजॉर्ट पहुंचती है और वहां पर बनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित
आर्या को बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। और पुलकित आर्या से कहती है, आखिरी बार तुमने अंकिता भंडारी को कब देखा था? तो यहाँ पर पुलकित आर्या कहता है कि आखिरी बार अंकिता भंडारी को हमने 8 सितंबर की शाम को 6 बजे देखा था, जब वो यहाँ से काम छोड़कर यानी कि ये नौकरी छोड़कर जा रही थी। हमने उसको समझाया लेकिन वो नहीं मान रही थी। और साथ ही अंकिता कह रही थी कि हमें बहुत अच्छा काम मिला है जिसमें ज़्यादा सैलरी मिल रही है, तो मैं आज से वहीं पर जॉब करने वाली हूँ। साथ ही पुलिस रिजॉर्ट के मैनेजर अंकित गुप्ता से भी पूछताछ करती है, तो अंकित गुप्ता भी यही करता है। लेकिन पुलिस को रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या और मैनेजर अंकित गुप्ता पर शक होने लगता है। फिर पुलिस की टीम पुलिस साइबर की मदद से अंकिता के मोबाइल की लास्ट लोकेशन निकलवाती हैं कि आखिर उसका लास्ट बार फ़ोन कब और कहां बंद हुआ था। तो पुलिस को अंकिता के मोबाइल की लास्ट लोकेशन मिल जाती है और समय मिल जाता है कि कब अंकिता का फ़ोन बंद हुआ था। तो अंकिता का फ़ोन 8 सितंबर की रात करीब 8:30 बजे रिजॉर्ट में ही बंद हुआ था। फिर पुलिस को पूरा शक रिजॉर्ट पर ही होता है और उसके मालिक पुलकित आर्या और उसके मैनेजर के ऊपर होता है। साथ ही पुलिस अंकिता के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाती है, जिसमें अंकिता के पास लगभग गायब होने से पहले कई बार कॉल आया था। तो पुलिस उस नंबर पर कॉल करती है, तो वो नंबर पुष्पदीप कुमार के नाम होता है, जो जम्मू का रहने वाला होता है। फिर पुलिस पुष्पदीप को तुरंत ऋषिकेश बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। हम दोनों की दोस्ती लगभग 1 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। हम दोनों कई बार व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करते थे, साथ ही ऑडियो कॉल भी करते थे और एक दूसरे के साथ सुख दुख की बातें शेयर करते थे। साथ ही फिर पुलिस सख्ती से पुष्पदीप कुमार से पूछताछ करती है, तो पुष्पदीप कुमार जो कुछ भी पुलिस को बताता है, पुलिस को इस केस की गुत्थी समझ में आ जाती है। अंकिता ने गायब होने से पहले मुझसे एक बात कही थी, तो पुलिस कहती है कि क्या है वो बात, हमें बताओ। पुष्पदीप पुलिस को बताता है कि अंकिता ने मुझे बताया था कि 7 सितंबर की रात करीब 9:30 बजे एक VIP रिजॉर्ट में रुकने के लिए आया था और वो रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या से कह रहा था कि मुझे एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए, जिसके बदले में 10,000 रुपये दूंगा। तो यहाँ पर पुलकित आर्या सोचता है कि होटल में कोई लड़की नहीं है, बल्कि सभी लड़कियां छुट्टी पर अपने घर चली गई हैं। साथ ही पुलकित आर्या सोचता है कि इस होटल में रिसेप्शन पर काम करने वाली अंकिता भंडारी इसी होटल में ठहरी हुई है। अंकिता कहती है कि रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्या मेरे रूम में आता है और मेरे रूम का दरवाज़ा खटखटाता है। जैसे ही मैं रूम खोलती हूँ, तो पुलकित आर्या कहता है कि एक VIP आया है, तुम उसे एक्स्ट्रा सर्विस दो, बल्कि बदले में वो तुम्हें 10,000 रुपये 10,000 रुपये देगा। तो अंकिता भंडारी कहती है कि मैंने यहाँ पर मना कर दी है और कहती है कि मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ। इतना ही मुझे अंकिता ने बताया था। साथ ही पुष्पदीप बताता है कि हमारी इतनी ही बात हुई थी और उसके अगले दिन मैं अंकिता भंडारी को कॉल करता हूं, तो उसका फ़ोन कोई नहीं उठाता है। साथ ही मैं देखता हूं कि कुछ देर बाद मैं फिर उसको कॉल करता हूं, तो उसका फ़ोन बंद आता है। इसके आगे मुझे कुछ पता नहीं है। फिर पुलिस अपनी टीम लेकर तुरंत बनंतरा रिजॉर्ट पहुंचती है, जहां पर पुलकित आर्या जो रिजॉर्ट का मालिक होता है, साथ ही उस होटल का मैनेजर है अंकित गुप्ता और साथ ही पुलकित आर्या का दोस्त है सौरभ भास्कर, तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और तीनों को पुलिस थाने लाकर पूछताछ करती है। तो यहाँ पर तीनों लगातार अपने बयान बदलते हैं और पुलिस को झूठ पर झूठ बोलते हैं। तभी पुलिस एक कॉल रिकॉर्डिंग तुरंत पुलकित आर्या को सुनाती है, तो यहाँ पर पुलकित आर्या के होश उड़ जाते हैं। फिर पुलिस सख्ती से तीनों से पूछताछ करती है, तो यहाँ पर पुलकित आर्या और उसके दोस्त अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं।